हेलो, मेरा नाम प्रांजल और आज हम लोग बात करेंगे हिस्टैरिसीस लॉसेस के बारे में। अभी तक जो भी लेक्चर हमने देखे हैं, जितने भी हमने टॉपिक डिस्कस करे हैं अलग-अलग चीज़ों पे, उसके अंदर हमने आपको लॉसेस के ऊपर हमने डिस्कस करा था। ट्रांसफार्मर के, इलेक्ट्रिकल मशीन्स के लॉसेस, इन सब के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। और हमने ये चीज़ सीखी थी कि 2-3 तरीके के लॉसेस देखे थे, जैसे कि रोटेशनल लॉसेस होते हैं, विंडेज लॉसेस होते हैं, ये सब सीखा था हमने। देन पूरा लेक्चर, क्योंकि ये सीरीज ट्रांसफार्मर की चल रही है, तो हम लोगों ने ट्रांसफार्मर में देखे थे, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक स्टेशनरी डिवाइस है, तो इसीलिए उसके अंदर केवल स्टेशनरी लॉसेज ही हो रहे थे और रोटेशनल लॉसेज की जो वैल्यू थी वो जीरो थी। इसीलिए ट्रांसफार्मर का मैंने आपको बताया था कि एफिशिएंसी जितनी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में है, सबसे अच्छी एफिशिएंसी जो होती है वो ट्रांसफार्मर की होती है। उसके पीछे रीज़न जो था वो एक लौता रीज़न यही था, क्योंकि उसमें लॉसेज जो होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं, यानी कि रोटेशनल लॉसेज नहीं होते हैं और रोटेशनल लॉसेज ही मेजर पोर्शन कवर करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रोटेशन लॉसेस के अंदर, सॉरी ट्रांसफार्मर लॉसेस के अंदर ही जाएंगे थोड़ा सा और डिटेल में। और पिछला लेक्चर जो जस्ट इससे प्रीवियस लेक्चर था, उसके अंदर हमने देखा था कि जो ट्रांसफार्मर के जो लॉसेस थे, उसमें हमने सीखा था कि कोर लॉस और वेरिएबल लॉसेस, कांस्टेंट लॉस, ये सब सीखा था। देन कोर लॉस के अंदर मैंने आपको दो तरीके के लॉसेस बताए थे, एक था हिस्टैरिसीस लॉस और एक था आपका एडी करंट लॉस। आज ये जो लेक्चर है ये पूरा का पूरा हिस्टैरिसीस लॉस पे है। बहुत ही डिटेल में, माइन्यूट डिटेल्स में हम देखेंगे हिस्टैरिसीस लॉस क्यों होता है, किस तरीके से होता है और क्या उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये लेक्चर जो है वो बेसिकली आपको चार चीजें सिखाएगा। सबसे पहले हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या होते हैं, कैसे आप विजुलाइज कर सकते हो हिस्टैरिसीस लॉसेस को, क्या क्या उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, और एक हिस्टैरिसीस लॉस का क्या रिलेशन है फ्रीक्वेंसी और मैग्नीफिक डेंसिटी के साथ। इन सब चीजों के ऊपर, यानी कि फिजिकल और मैथमेटिकल दोनों चीजों के ऊपर हम लोग हिस्टैरिसीस लॉस के इस लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं मैं यहाँ पे हिस्टैरिसीस, जो आपने शब्द सुना है हिस्टैरिसीस का, इसकी ये कहाँ से आया, तो आपने बीएच कर्व पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा बीएच कर्व। बीएच कर्व जो होता है वो बेसिकली हम लोग बनाते हैं और इसके अंदर हम लोग ये कोशिश करते हैं दिखाने की, जिसमें एच होती है इंटेंसिटी और बी होता है मैग्नीफिक डेंसिटी। और हम ये कहते हैं कि अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल एक मैग्नीफिक इंटेंसिटी के अंदर रखा हुआ है, तो जब हम उस मैग्नीफिक इंटेंसिटी को बढ़ाना शुरू करते हैं तो वो मैग्नेटाइज, उसके अंदर के प्रेजेंट जो डायपोल्स हैं वो मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं जीरो से आपने बढ़ाना शुरू करा, तो कर्व कुछ इस तरीके से ट्रेस होता है, ये जाएगा, उसके अंदर के डायपोल्स अलाइन होना शुरू होंगे। बी जो है ये बता रहा है, बी मतलब समझ लो इन दोनों का, बी आपका बता रहा है नंबर ऑफ डायपोल्स अलाइन, यानी कि नंबर ऑफ डायपोल्स अलाइन। ठीक है, यानी जितने डायपोल्स अलाइन हुए। ठीक है, देखो एक्चुअल में क्या होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल जितने भी होते हैं उसके अंदर डायपोल्स होते हैं इस तरीके के सर्टेन। फॉर एग्जांपल दिस वन इज द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और उसके अंदर ये डायपोल्स होते हैं जो रैंडमली अरेंज होते हैं। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे नॉर्थ और साउथ फील्ड लगाते हो बाहर से, एक्सटर्नल फील्ड, तो एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करते हो। ठीक, और ऐसे केस में ये जो मैग्नेटिक फील्ड एच है, ये बेसिकली यही नॉर्थ और साउथ जो तुमने लगाया है इसकी इंटेंसिटी को दिखाता है। और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ डायपोल जो हैं वो अलाइन हुए पर यूनिट एरिया। ठीक, वैसे मैं बीएच कर्व के ऊपर एक आपको सेपरेट लेक्चर भी इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, बना दूंगा, बेसिक के अंदर वो आएगा, उसको हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ मैं केवल आपको आउटलाइन कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्कशन बता रहा हूँ कि बीएच कर्व क्या होता है। तो जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे, धीरे धीरे ये जो डायपोल्स हैं जो रैंडम थे, ये क्या होंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होते चले जाएंगे। ठीक, और जैसे जैसे अलाइन होंगे उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जो होगी वो भी राइज अप करती चली जाएगी। ठीक, क्लियर हो रहा है, ये राइज अप होगी। देन एक पर्टिकुलर पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा होता है, ये पॉइंट होता है सैचुरेशन पॉइंट, जिस पे क्या होगा, ये सारे के सारे डायपोल, देखो अब 4 डायपोल थे, चारों डायपोल अलाइन हो गए, तो यहाँ पे ये कर्व जाके सैचुरेट हो जाता है। अब तुम कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा दो, तुम नंबर ऑफ डायपोल्स इससे ज्यादा अलाइन नहीं कर सकते, इससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी डेवलप नहीं कर सकते किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। ठीक, तो यहाँ पे जाके ये ऐसे सैचुरेट हो जाता है, इसे हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। ये आपका कर्व यहाँ पे दूसरे कलर से लिखता हूँ, ये हो गया सैचुरेशन। ठीक है, ये हो गया सैचुरेशन हो गया। ठीक है, और जब हम लोग क्या करते हैं, खास बात जो बीएच कर्व की होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखा गया कि जब हम इसे डीमैग्नेटाइज करना शुरू करते हैं, यानी कि नॉर्थ और साउथ लगाया था तो डायपोल्स अलाइन हो गए, अब मैं क्या कर रहा हूं, नॉर्थ और साउथ को हटा रहा हूं, यानी कि जीरो फील्ड कर रहा हूं, एच इक्वल टू जीरो की तरफ। एच इक्वल टू जीरो मतलब वापस ले जा रहा हूं। तो जब हम लोग वापस ले जाते हैं तो ये देखा गया कि कर्व कुछ इस तरीके से ट्रेस करता है। ठीक, यानी कि जब आप इंटेंसिटी जीरो करते हो, एक बार तुमने फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल को मैग्नेटाइज करा, तब अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो भी कर दो, यानी कि नॉर्थ और साउथ को हटा भी दो, ठीक है, इन दोनों को, तब भी इसके अंदर क्या देखा जाता है कि कुछ डायपोल जो होते हैं वो अलाइन रह जाते हैं कुछ इस तरीके से, बाकी तो रैंडम हो जाएंगे।
ठीक है। लेकिन कुछ डायपोल जो होंगे जैसे कि ये वाले, ये क्या होंगे, अपने आप को उसी डायरेक्शन में मेंटेन रखे रहेंगे जिस डायरेक्शन में हमने पहले के जो डायपोल जब उन्हें मैग्नेटाइज करा था तब करा था। ठीक, तो देखो ये हो गया, यानी कि तब जो अलाइन हुए थे वो अपनी ओरिएंटेशन को मेंटेन रखते हैं, रिटेन रखते हैं। वर्ड इंपॉर्टेंट याद रखना, रिटेन, रिटेन रखते हैं। इसी यहीं से वर्ड आया है रिटेंटिविटी, यहीं से वर्ड आया है रिटेंटिविटी, जो आप लोग बीएच कर में पढ़ते होंगे, तो रिटेंटिविटी आया। ठीक, तो यानी क्या हुआ, ये देखो ये इतने नंबर ऑफ डायपोल जो होंगे, ये जो डिस्टेंस दिखा रहा है जीरो से, इतने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की जो डायपोल्स हैं वो अपने आप को रिटेन रखेंगे उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपने उसे मैग्नेटाइज करा था। अब अगर मैं इसे रिवर्स डायरेक्शन मैग्नेटाइज करना चाहता हूं, यानी कि यही फेरोमैग्नेटिक मेटल को अब मैं चाहता हूं कि इनकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाए, मतलब इस तरीके से कुछ यहाँ पे नॉर्थ लग जाए और यहाँ साउथ हो जाए। तो अब क्या होगा, अगर ऐसा केस आप चाहते हो तो आपको क्या करना है, ये जो डायपोल्स होंगे जब आप ऐसे करोगे तो ये दोनों तो इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे, लेकिन ये जो पुराने थे, पुराने जो रिटेंशन वाले थे, इनको भी आपको अलाइन करना पड़ेगा। ठीक, इनको भी आपको रिवर्स डायरेक्शन में चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिवर्स डायरेक्शन में एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी। यानी कि सबसे पहले अगर तुम्हें इसके अंदर के सारे डायपोल्स को जीरो पे लाना है, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में, सॉरी रिवर्स डायरेक्शन में घुमाना है, तो पहले उन्हें जीरो पे लाना पड़ेगा। तो जीरो पे लाने के लिए हम क्या करते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करते हैं। जब रिवर्स डायरेक्शन फील्ड अप्लाई करते हो तो ये कर्व कुछ इस तरीके से जाता है। ठीक, ये जो अमाउंट ऑफ फील्ड होती है, ये जो तुमने फील्ड अप्लाई करी H माइनस H रिवर्स डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव H थी तो ये माइनस H हो गई। ठीक है, ये जो रिवर्स डायरेक्शन में तुमने H अप्लाई करी, इसकी वजह से ये कहां क्यों कंज्यूम हो रही है, क्योंकि आपको ये जो डायपोल्स थे इन्हें रिवर्स डायरेक्शन में अलाइन करना पड़ा। ठीक, तो ये क्या होगा, इसको रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, देन ये कर्व ये इस तरीके से ट्रेस होता है, रिवर्स डायरेक्शन में जाता है, देन यहाँ सैचुरेट होता है, देन फिर से जब हम इसे जीरो करने की कोशिश करते हैं तो फिर से ये अपने आप को रिटेन कर देता है। देखो अगेन यहाँ पे रिटेंटिविटी, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फेरोमैग्नेटिक मेटल होगा वो कैसा दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके का फेरोमैग्नेटिक दिख रहा होगा आपको। सारे के सारे डायपोल रिवर्स डायरेक्शन में आपकी अलाइन है। ठीक, अब वापस से क्या होगा, जब मैं वापस से इसे जीरो करने की कोशिश करूंगा, इस फील्ड को, इंटेंसिटी को जीरो करने की कोशिश करूंगा, यानी कि एक्सटर्नल जो मैग्नेट लगाए थे उन्हें जब हम वापस से हटाएंगे, अब क्या होगा, इस बार इस पर्टिकुलर टाइम पे, यानी कि इस पॉइंट पे अगर तुम फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल को देखोगे तो उसके अंदर क्या होगा, दो यानी कि सर्टेन नंबर ऑफ डायपोल जो होंगे अभी भी सेम डायरेक्शन में अलाइन होंगे, जबकि बाकी जो होंगे यानी कि जो अदर थे वो क्या होंगे, वो अपने आप को रैंडमली अलाइन कर चुके होंगे। यानी कि ये हो गया, ये कितना बना रहा है, ये हो गया जीरो, लेकिन ये जो है ये हो गए माइनस का बी। ठीक, माइनस फ्लक्स डेंसिटी, समझ में आ रहा है बात ये। और यहां पे देखो इनका जो कर्व था वो कौन सा था, वो ये वाला, ये रहा। ठीक, तो देखो ये वाले कितने मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बना रहे हैं, ये बना रहे हैं जीरो, लेकिन कुछ जो है वो प्लस बी की मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बना रहे होंगे। बात समझ में आ रही। तो ये जो प्लस बी की मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है और यहाँ जो ये माइनस बी की है, इन्हीं को हम लोग कहते हैं रिटेंटिविटी, यानी कि इन्हीं को हम कहते हैं रिटेंशन। ठीक, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पूरा का पूरा आपके लॉसेस कह सकते हो, या कह सकते हो कि जो मैग्नेटिक जो हम हिस्टैरिसीस लॉस की जो मेन जन्म हुआ है वो इन्हीं के रिटेंशन की वजह से हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ पे। यानी कि अगर बात की जाए आइडियल की, अगर हम लोग एक आइडियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लें, यानी कि एक आइडियल, तो उसमें हमारा क्या केस होना चाहिए कि आप जैसे जैसे मैग्नेटाइज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने ये हो गया H हो गया, ये माइनस H हो गया, ये प्लस B हो गया, ये माइनस B हो गया। ठीक है, तो जैसे ही आपने इसे मैग्नेटाइज करना शुरू करा, ये गया और यहाँ पे जाके सैचुरेट हो गया, सैचुरेट हो गया। जब तुम इसे रिवर्स करोगे, ठीक, ये फॉरवर्ड गया, जब आप इसे जीरो करेंगे तो ये वापस भी इसी लाइन में आना चाहिए था, और देन जब आप उसको रिवर्स डायरेक्शन में करते तो ये इस तरीके से जाके सैचुरेट होता। ठीक, और जब वापस जीरो करते तो ये इस तरीके से आना चाहिए। ये हो गया आइडियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, आइडियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि ऐसा मटेरियल जिसके अंदर रिटेंशन जीरो है, यानी कि रिटेंटिविटी इसमें कितनी, रिटेंटिविटी कितनी है इसकी, इक्वल टू जीरो। रिटेंटिविटी अगर जीरो है तो अगर तुम्हें रिटेंटिविटी जीरो रखनी है तो तुम्हें ये कर्व चाहिए था, लेकिन क्या होता है एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में कुछ ये कर्व मिलता है। क्लियर हो गया यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है, एक बार और इसको समराइज कर देता हूं। सबसे पहले जैसे ही तुमने नॉर्थ साउथ यहां लगाया तो देखो जो रैंडम डायपोल्स थे वो क्या होंगे, अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, और ये जो पॉइंट होगा सैचुरेशन वाला, इसके अंदर ये वाला डायग्राम, यानी कि सारे के सारे डायपोल जो होंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होंगे। फिर क्या करोगे, तुम इस नॉर्थ साउथ को हटाना शुरू करोगे, इसको जीरो करोगे, यानी कि यहां पहुंचोगे। जब आप यहां पहुंचोगे तो आपने क्या देखा कि सारे के सारे डायपोल जो थे वो जीरो नहीं, देखो ये एरो बता रहा है, तो कुछ डायपोल तो जीरो हो जाएंगे लेकिन कुछ अपने आप को उसी डायरेक्शन में रिटेन रखेंगे जैसे पहले थे, और यही जो कारण है इसकी वजह से रिटेंटिविटी आती है पिक्चर में। ठीक, ये हो गया। अब
अगर तुम्हें इसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रिवर्स डायरेक्शन में अलाइन करवाना है, ये जो डायपोल्स हैं इन्हें मुझे इस डायरेक्शन में यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में अलाइन करवाना है, तो ऐसे लिए मुझे इनको पहले जीरो पे लाना पड़ेगा। भाई कोई चीज अगर प्लस बी पर है तो और तुम्हें माइनस बी ले जानी, तो बीच में जीरो आएगा ना, तो प्लस बी से पहले इन्हें जीरो लाना पड़ेगा, देन इन्हें माइनस बी पे ले जाएंगे। बात समझ में आ रही? तो प्लस बी से जीरो लाना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें रिवर्स डायरेक्शन में फील्ड लगानी पड़ेगी। तो ये जो रिवर्स डायरेक्शन फील्ड लगाते हैं हम लोग यानी कि नॉर्थ साउथ, ये जो फील्ड होती है, इस फील्ड में क्या होगा, इस फील्ड से कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। ये पूरी की पूरी एनर्जी केवल ये जो डायपोल्स थे, जो अडिग थे या कह सकते हो जिद्दी डायपोल्स थे, जो कह रहे थे कि नहीं हम अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, जबकि मैग्नेटिक फील्ड हटाई जा चुकी है, उनको हमें जीरो पे लाना पड़ता है। ठीक है, यानी कि उन्हें जीरो पे लाने के लिए जो फील्ड लग रही, तो ये जो पर्टिकुलर फील्ड होती है ये हमारी वेस्टेज हो जाती है, यानी कि लॉस, ये एक तरीके से लॉस में काउंट होती है, क्योंकि ये जो एनर्जी तुम दे रहे हो इससे कोई आउटपुट तो मिल नहीं रहा है, कोई डायपोल बन नहीं रहे, केवल वो जीरो पे आ रहा है, यानी कि जो प्लस बी थी ये जीरो पे आ रही, तो ये एनर्जी यहां वेस्ट हुई। सिमिलरली जब आप क्या करोगे, इन्हें रिवर्स डायरेक्शन में ले जाओगे, सही है, सारे डायरेक्शन रिवर्स में अलाइन हो गए, सैचुरेट हो गया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उसे उसके बाद जब तुम वापस से पॉजिटिव की तरफ ले जाओगे, यानी कि वापस से जब तुम नॉर्थ साउथ को हटाओगे, इस बार तुमने नॉर्थ यहां लगा रखा था, साउथ यहां लगा रखा था, अब जब तुम इन्हें हटा दोगे यानी कि नॉर्थ साउथ को जीरो कर दोगे, एच इक्वल टू यहां पे कितना, एच इक्वल टू जीरो, जैसे ही एच इक्वल टू जीरो करोगे तो अब क्या होगा, जितने भी डायपोल्स थे वो कुछ तो जीरो हो जाएंगे, यानी कि रैंडम अरेंज हो गए, उनका कोई मैग्नेटिक डेंसिटी नहीं रहेगी, लेकिन कुछ डायपोल्स अगेन वही जो कुछ मैंने बताया ना, जो बेशरम डायपोल्स होते हैं या कह लो जिद्दी डायपोल्स होते हैं, वो अपनी रिटेंटिविटी के कारण या कह सकते हैं ओरिएंटेशन मेंटेन रखेंगे, और ओरिएंटेशन मेंटेन रखने के कारण तुम्हें माइनस बी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। अब तुम्हें इन्हें फिर से जीरो पे लाना है, क्योंकि फिर से तुम्हें पॉजिटिव बनाना है, तो इसके लिए तुम अगेन एनर्जी लगाओगे, देन अगेन सेम कर्व बनेगा, ये होता है हमारा बी एच कर्व। समझ में आया? तो अब देखो ये वाली जो है, ये वाला जो देखो पर्टिकुलर पार्ट है, ये इतनी एनर्जी तुम्हें जो दे रहे हो, ये क्या है, ये भी लॉस में काउंट हो जाएगी, क्योंकि ये जितनी भी इंटेंसिटी यानी कि इतनी एनर्जी जो भी तुम दोगे वो सारी क्या करेगी, केवल इन डायपोल्स को रैंडम अरेंज करने में लग जाएगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को जीरो बनाने में लग रही है। ठीक है, जो कि आइडियली क्या होना चाहिए था, इजीली हो जाना चाहिए था बिना कुछ करे। समझ में आई बात ये? तो इसीलिए यहां से निकल के आता है कॉन्सेप्ट हिस्टैरिसीस लॉस का। तो बेसिकली ये जो एनर्जी लॉस हुई, यानी कि जो एरिया जो कर्व ने बनाया, इसके एरिया को ही हम लोग हिस्टैरिसीस लॉस की एनर्जी, यानी कि कितना ये जो एरिया है यही तुम्हारा लॉस एनर्जी को दर्शाता है, लॉस एनर्जी यानी कितनी एनर्जी वेस्ट होगी। बात समझ में आई? मैं बताना चाहूं तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो वेस्ट हो जाएगी, जो वेस्ट होगी टू रीअलाइन और कह सकते हैं और जीरो करने के लिए या कहने के लिए डीमैग्नेटाइज करने के लिए, ठीक है, डीमैग्नेटाइज करने के लिए रिटेंटिव डायपोल्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? एक बार आपको इसको मैं डायग्राम से भी बता दे रहा हूं कि अगेन सेम केस, फर्स्ट केस ले रहे हैं। ठीक है, मैं अगर ठीक ये वाला जो यहाँ पे जो मैंने आपको डायग्राम बनाया है उसी के मैं आपको पिक्चर के थ्रू एक बार और एक फिजिकल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले क्या होंगे, डायपोल जो होंगे, मैं इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप बना दे रहा हूँ। रुकिए नए पेज से बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, हम लोग पूरा डिटेल में इसको डील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैं आपको एक ए पार्ट, देन बी पार्ट, देन सी पार्ट, देन डी पार्ट। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमने क्या करा भाई, हमने यहाँ पे लगाया नॉर्थ एंड साउथ। इससे क्या हुआ, डायपोल जो थे शुरुआत के अंदर, यानी कि जब ये नहीं था, रुक जाओ, पहले केस में मान लेते नहीं है, तो जो अंदर के डायपोल्स थे वो कुछ इस तरीके से रैंडम अलाइन थे ये। ठीक है, जैसे ही अब बी पार्ट में हमने क्या करा, यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ लगाया, H इक्वल टू 0 है और B इक्वल टू 0 है। ठीक, जैसे ही हमने नॉर्थ साउथ लगाया तो अब क्या होगा, डायपोल्स तुम्हारे अलाइन होना शुरू होंगे। ठीक, तो डायपोल्स मान लेते हैं कुछ अलाइन हो गए, लेकिन अभी कुछ रैंडम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H को बढ़ा रहे हैं और B भी बढ़ रहा है, लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, ये वाले कर्व में ये जो लीनियर लाइन है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक, थर्ड स्टेप में हमने क्या करा, थर्ड स्टेप में आपने क्या करा, ये वाला स्टेप देखो, इसमें हमने क्या कर रहे हैं, अब की सारे के सारे यानी कि H जो है, H को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन जो B है वो क्या हो गया, सैचुरेट हो गया है। सैचुरेट क्यों हो गया, क्योंकि अंदर के जितने भी डायपोल्स थे वो सारे के सारे अलाइन हो गए। ठीक, नाउ अब बड़ा इंटरेस्टिंग केस आता है, यहाँ पे हमने नॉर्थ साउथ लगाया हुआ था। ठीक है, अब इस केस में अगेन हमने नॉर्थ साउथ को हटा दिया, यानी कि H इक्वल टू 0 कर दे रहे हैं। अगर H इक्वल टू 0 करोगे तो B जो होगा वो कितना हो जाएगा, प्लस B
आर रह जाएगा, रिटेंटिविटी। यहाँ पे बी आर क्या बता रहा है, रिटेंटिविटी को बता रहा है, ये रिटेंटिविटी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ये कौन सी होगी, तो देखो जब तुमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हटा दी तो ऐसा हो जाना चाहिए था, बात समझो इसको, ये था तुम्हारा न्यूट्रल केस, यानी कि जीरो केस, न्यूट्रल केस। तो यहाँ पे वापस साइकिल जो थी वो यहाँ पे पहुंच जानी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा हो जाता, ये यहां से यहां जाता, तो ये हो जाता आइडियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली अगर बात कर लें तो प्रैक्टिकली आपके कुछ डायपोल जो होंगे ये तो रैंडम हो जाएंगे, ठीक, और कुछ जो होंगे वो अपनी ही डायरेक्शन में रह जाएंगे। ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाए हैं, ये वाले जो डायपोल्स हैं, इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी पॉजिटिव आ रही है, और इन्हीं की वजह से हम लोग कहते हैं रिटेंटिविटी, यही रिटेंटिविटी के जन्मदाता हैं। बात समझ में आ गई। नाउ अब क्या होगा, यहां तक पहुंच गए। नाउ साइकिल को रिवर्स करते हैं, अगेन सेम केस ले लेते हैं, 4 केस, ठीक है, 2, थर्ड केस एंड फोर्थ केस, ये रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि निगेटिव की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो सी डी ई एफ जी एंड एच, ध्यान से समझते रहना। ये जो मैं बता रहा हूं इतना डिटेल आपको किसी भी लेक्चर में सीखने को नहीं मिलेगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से इस लेक्चर को समझते रहना, कभी भी कुछ गलती नहीं होगी। तो देखो ये हो गए आपके, ठीक है, और यहां तक था कहानी, ये रैंडम थे, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या कर रखा था, यहाँ पे आपने H इक्वल टू 0 कर रखी है, और लेकिन मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जो है वो प्लस बी रिटेंटिविटी करंट दिखा रहा है, ठीक है। नाउ इस स्टेप में क्या करोगे, H को क्या करोगे, H को आप करोगे माइनस H, ठीक, और जब आप माइनस H यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि साउथ इधर लगाऊंगा, नॉर्थ इधर लगाऊंगा, जब ऐसे करोगे तो ये जो बचे हुए थे ये वाले पर्टिकुलर, ये क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा, आपको रैंडम अरेंज हो जाएंगे ये सारे के सारे डायपोल्स, ठीक है। तो यानी कि अब इस केस में मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें कितनी मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी B इक्वल टू 0। समझ में आया, ये जो एनर्जी तुम दे रहे हो ये सारी सारी वेस्टेज में जा रही है। सोचो तुम्हें किसी चीज को 0 करने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही, तो वो एनर्जी क्या होगी, यही एनर्जी तुम्हारी लॉस में काउंट हो जाती है, क्योंकि उसका कोई भी आउटपुट नहीं निकला। भाई अगर तुम्हें किसी डायपोल को रैंडम करना पड़ रहा है तो रैंडम करने से तो कोई एनर्जी आउटपुट निकल नहीं रहा, इसीलिए ये एनर्जी वेस्टेज में काउंट हो जाती है। नाउ अगला स्टेप क्या होगा, अब तुम क्या करोगे, H को नेगेटिव में और बढ़ाओगे, मैक्सिमम पे ले जाओगे, ठीक है, बढ़ाते जाओगे, इसको माइनस H को इंक्रीज करोगे, माइनस इंक्रीज करोगे, B जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, B मैक्सिमम यानी कि सैचुरेशन पे पहुंच जाएगा। सैचुरेशन पे क्या होगा, सैचुरेशन पे सारे के सारे डायपोल जो होंगे वो इस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ साउथ लगा हुआ है। नाउ अब इस केस में अगेन H को हम लोग क्या करेंगे, 0 कर देंगे। जैसे ही तुम H को 0 करोगे तो B तुम्हारा 0 होना चाहिए था, यानी कि वापस से तुम्हें ये वाला, इसमें कोई केस ही नहीं, यहाँ पे पहुंचना चाहिए था, ये वाले केस पे, इस पर्टिकुलर पार्ट पे आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये होता, अगर ऐसा होता तो हम क्या कहते हैं इसे, आइडियल फेरोमैग्नेटिक मेटल कहते हैं। लेकिन आइडियली ऐसा नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकली कैसा रहेगा, तो प्रैक्टिकली भैया आपके कुछ डायपोल्स तो देखो अलाइन हो जाएंगे, रैंडम हो जाएंगे, क्योंकि आपने मैग्नेटिक फील्ड हटा दी। देखो अब नॉर्थ साउथ यहाँ नहीं लगा है ना, ठीक, जैसे यहाँ लगा है, यहाँ लगा नॉर्थ साउथ, यहाँ देखो कोई नॉर्थ साउथ नहीं लगा, इसीलिए क्या होगा, कुछ डायपोल तो रैंडम अलाइन हो जाएंगे, लेकिन कुछ डायपोल जो होंगे वो अपनी पोलैरिटी को रिटेन रखेंगे, ये रहा, ठीक है। और यही डायपोल जो होंगे, ये डायपोल जो होंगे, ये बताएंगे हमारी रिटेंटिविटी कह सकते हैं, या फिर BR, रिटेंटिव मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव की, -BR। बात समझ में आ रही, यहाँ पे माइनस साइन लगा लेना क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में हो रही है, ठीक, -BR, ठीक। अब इस -BR को 0 करने के लिए, यानी -BR को 0 करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्लस में H देना पड़ेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, और पॉजिटिव डायरेक्शन जो H दोगे ये भी क्या होगा, लॉसेज में काउंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही, तो इसी तरीके से ये पिक्चर काम करती है। आई होप ये समझ में आ गई कि मैंने इसको 2 तरीके समझाया, तुम्हें मैंने कर्व से बता दिया। अगर आपसे को कर्व से समझ में नहीं आया देन मैंने आपको यहाँ पे परमानेंट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेके बता दिया है, ठीक। और ये कर्व है जो आइडियल होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो BH कर्व हमने बहुत ज्यादा डिटेल में सीख लिया है, और ट्रांसफार्मर का हिस्टैरिसीस लॉस आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब एक बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं, एक इसी से BH कर्व से रिलेटेड कई बार पूछा जाता है, एक एग्जांपल के तौर पे। फॉर एग्जांपल अगर 2 ट्रांसफार्मर हैं और आपके पास जो कर्व मिल रहा है वो कुछ ये मिल रहा है, एक कर्व ये है BH कर्व, ट्रांसफार्मर A का जो कोर है उसका जो BH कर्व है वो ये हो गया, एंड ट्रांसफार्मर B जो है उसका BH कर्व जो है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो अब बताओ कौन से ट्रांसफार्मर हिस्टैरिसीस लॉस ज्यादा होंगे, ठीक है। तो देखो अगर आप इसके 2 तरीके हैं, ठीक है। तो देखो एक तो है एरिया निकाल लो, तो देखो जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा लॉस। अब देखो इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ A, और ये हो गया एरिया ऑफ B, ये पूरा क्या है, एरिया ऑफ B, ठीक है। B का एरिया है तो एरिया ऑफ A क्योंकि कम है एरिया ऑफ
बी से। तो सीधी सी बात है, ये वाला ट्रांसफार्मर है, बहुत अच्छा है, हिस्टैरिसीस लॉस में कम होंगे, यहाँ से भी समझ सकते हो। और एक तरीका ये है, आप देख सकते हो, देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, इतनी ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी जो है वो वेस्ट करनी पड़ रही है इसमें, जबकि इतनी सी ही एनर्जी आपको रिवर्स में और इतनी फॉरवर्ड में, यानी कि ये जो विथ है ये अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्टेज दिखा रही है, ऐसी देखो यहाँ पे ये बता। तो इसमें क्योंकि ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ रही है, यानी कि ज़्यादा रिटेंटिविटी है और ज़्यादा डायपोल्स रिटेन रह जा रहे हैं, जिन्हें तुम्हें न्यूट्रलाइज करना पड़ रहा है, रैंडम बनाना पड़ रहा है रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करने के लिए। तो ऑब्वियस चीज़ है, यहाँ पे क्या होगा, यानी कि कौन सा अच्छा ट्रांसफार्मर है, तो ये वाला अच्छा ट्रांसफार्मर है और ये बेकार ट्रांसफार्मर है, इसीलिए इसको हम लोग नाम देते हैं, ये हो गया पुअर ट्रांसफार्मर कहलाएगा और ये गुड वन कहलाएगा। बात समझ में आ रही? तो आप इस वाली कोर को सेलेक्ट करेंगे, इसीलिए हम लोग, तो ये चीज आपको इतनी समझ में आ गई होगी। नाउ अगर बात करी जाए यहाँ पे कि पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, इस पर मैं एक चीज और लिख दे रहा हूं। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो होंगे लो हिस्टैरिसीस लॉसेस, लो हिस्टैरिसीस लॉस, और इसमें क्या होगा, इसमें आपके हाई हिस्टैरिसीस लॉस, यानी कि इसमें हिस्टैरिसीस लॉस क्या होंगे, बहुत हाई होंगे, इसमें कम होंगे। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। अब मुझे लगता है आपको दुनिया का कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, आप हिस्टैरिसीस लॉस में गलती नहीं कर सकते, बीएच कर्व में गलती नहीं कर पाओगे, आपको इतना डिटेल मुझे नहीं लगता कहीं पे भी सीखने को मिलेगा। ठीक, नाउ आगे चलते हैं। अब सॉल्यूशन क्या है भाई, पॉसिबल सॉल्यूशन, अगर हम बात करी जाए भाई पॉसिबल सॉल्यूशन क्या क्या है हमारे पास, यानी क्या क्या चीजें मैं कर सकता हूं। तो देखो तुम्हें एक चीज तो पता चल गई है कि बी एच कर्व जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो कोर के यानी कि मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, वो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए जो हम लोग मटेरियल लेते हैं ट्रांसफॉर्मर, वो लेते हैं CRGO सिलिकॉन स्टील, ठीक है, इसीलिए हम लोग CRGO सिलिकॉन स्टील लेते हैं, यानी कि एक ऐसा मटेरियल जिसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना बड़ा आसान है, यानी कि जो उसके अंदर यानी कि जो रिटेंटिविटी है वो काफी कम होगी, और रिटेंटिविटी कम होगी तो इजीली डायपोल जो होंगे वो रिवर्स डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। आपको जो एनर्जी वेस्ट कर रहे हो रिवर्स डायरेक्शन में अलाइन करने के लिए डायपोल्स को, वो कम करनी पड़ेगी, इसीलिए CRGO सिलिकॉन स्टील हम यूज करते हैं। आपने मेरा CRGO वाला लेक्चर देखा होगा, उसमें हमने बताया था मैंने आपको कि फेरोमैग्नेटिक का भी अंदर एक पार्ट होता है जिसके अंदर हम लोग पर्टिकुलर ग्रेन्स को एक ऐसे एंगल पे ओरिएंट कर देते हैं, जब क्योंकि तब उन्हें जब मैग्नेटाइज करते हैं तो बड़ा आसानी से वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो किसी चीज को मैग्नेटाइज करना आसानी का मतलब यही है, और रिवर्स मैग्नेटाइज करना भी उसमें आसान हो जाता है, तभी उसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी कि H, पॉजिटिव H और माइनस H, ये जो है ना, जो B को जीरो करने के लिए यूज हो रहा है, B को जीरो करने के लिए, प्लस B को जीरो करने के लिए, सॉरी ये होगा प्लस B को जीरो करने के लिए, ये होगा माइनस B को जीरो करने के लिए, यही एनर्जी तुम्हारी जो है वो वेस्टेज यानी कि लॉस में जा रही। तो जो CRGO होता है उसके अंदर ये बहुत कम होती है, यानी अगर CRGO की बात करोगे तो कुछ उसका कर्व जो है वो कुछ इस तरीके से पतला सा बिल्कुल आएगा। बात समझ में आ रही? तो इसीलिए हम लोग CRGO आप यूज कर सकते हो, ये इसका मेजर एडवांटेज है। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि CRGO का मेन पर्पस क्या यूज करने का, तो CRGO की कोर जो होती है वो इसलिए यूज करी जाती है ताकि उसके अंदर हिस्टैरिसीस लॉसेस को मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, नाउ यहां तक हो गई फिजिकल बातें। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल की, यानी कि मैथमेटिकली। ठीक, मैथमेटिकली क्या हो सकता है, तो देखो जो मैथमेटिकली कहा जाता है कि जो तुम्हारा ये जो हिस्टैरिसीस लॉस है, P हिस्टैरिसीस यानी कि लॉस ऑफ हिस्टैरिसीस लॉस को दिखा रहा है ये, ठीक, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रीक्वेंसी की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्यों है, क्योंकि देखो तुम जितनी जल्दी जल्दी इस ये साइकिल जो है, ये जो तुमने BH कर्व बनाया है, ये बेसिकली इसमें कर क्या रहे हो, इसमें आप क्या कर रहे हो, एक बार पॉजिटिव H दे रहे हो और एक बार माइनस H दे रहे हो, यही तो कर रहे हो। और पॉजिटिव और माइनस H जो दे रहे हो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। बात समझो इस चीज को, आप क्या कर रहे हो, BH कर्व में एक बार पॉजिटिव H दे रहे हो और एक बार माइनस H दे रहे हो, और इन दोनों के जो डिफरेंस है वो कितना है, वो है तुम्हारा 50 हर्ट्ज का, यानी कि ये जो काम कर रहे हो वो 50 हर्ट्ज के रेट से आप मैग्नेटाइजेशन को रिवर्स कर रहे हो। बात समझो, इसको समझ में आया? यानी कि फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज द फेरोमैग्नेटिक कोर, अगर ये तुम्हारी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो एक बार आप नॉर्थ और यहां साउथ लगा रहे हो, अगली बार आप यहां नॉर्थ और यहां साउथ लगा रहे हो, और ये जो रिवर्सल है ये कितने 50 हर्ट्ज के रेट से ही काम कर रहे हो, 50 हर्ट्ज के रेट से, यानी समझ में आ गया, 50 हर्ट्ज के रेट से आप रिवर्स कर रहे हो फील्ड को। तो देखो जितनी तेजी से रिवर्स करोगे उतनी ज्यादा एनर्जी लॉस होने के चांसेस हैं, क्योंकि एक साइकिल में अगर आप हल्के हल्के करोगे तो वहां पे रिटेंटिविटी सॉरी आपकी जो एनर्जी है वो कम लॉस होगी, ज्यादा तेजी से करोगे तो ज्यादा एनर्जी लॉस होगी। ठीक, यानी कि आप बहुत तेजी से डायपोल्स को, एक फॉर एग्जांपल दिस वन डायपोल, एक बार इधर अलाइन करा अगली बार इधर अलाइन करा, तो ये अगर बहुत तेज करोगे तो ऑब्वियस चीज है इसके अंदर से लॉसेस की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसीलिए पीएच जो होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है हिस्टैरिसीस लॉस फ्रीक्वेंसी के। नाउ पीएच यानी कि हिस्टैरिसीस लॉस दूसरे किस पे डिपेंड करता है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है बीएम मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी पे। ऑब्वियस चीज है जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होगी उतने ज्यादा नंबर ऑफ डायपोल्स होंगे और उतने ज्यादा उनके अंदर प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर आ जाता है एक्स। एक्स जो होता है ये होता है तुम्हारा स्टीनमेट्स कांस्टेंट। ठीक है, इसको बात समझो, ये जो होता है इसका मैं वर्ड बता दे रहा हूं, याद रखना, स्टीनमेट्स
कांस्टेंट। ये बेसिकली वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर करा था। ये जो हिस्टेरिसिस का जो पूरा फिनोमेना है, ये स्टीनमेट्ज जो थे यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी हिस्टेरिसिस लॉसेस की। तो इसीलिए इन्होंने ये जहाँ पे जो बीएम के पावर में जो एक्स दे रखा है वो स्टीनमेट्ज कांस्टेंट है। ठीक, बात समझ में आ गई। तो ये जो है ये एक बेसिकली मेटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है और इसकी जो वैल्यू होती है वो तुम्हारी होती है 1.6 से लेके 2.5 के बीच में। 1.6 से लेके 2.5 के बीच में होती है इसकी वैल्यू। अगर मान लेते हैं आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और x की वैल्यू नहीं दे रखी है और x की वैल्यू तुम्हें लगानी है तो 2 वैल्यू लेके भी काम चला सकते हो। ठीक है, क्योंकि 2 से आप स्क्वायर हो जाएगा, इजिली आप सॉल्व कर लोगे। बात समझ में आ गई। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो और आपको स्टीनमेट्ज कांस्टेंट की वैल्यू लेनी हो तो याद रखना 1.6 से 2.5 के बीच में ही आएगी। क्लियर हो गया यहाँ पे। अच्छा, अब तो टोटल फॉर्मूला क्या बना, तो पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आया एफ के, पीएच डायरेक्ट प्रोपोर्शन निकल के आया मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी विद स्टीनमेट्ज कांस्टेंट। तो पीएच डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम कह सकते हैं कि एफ इंटू बी एम एक्स। क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट, अब ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हटा के हम लोग क्या करेंगे, पीएच इक्वल टू के एच, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा के यहाँ पे हिस्टेरिसिस का कोफिशिएंट हो गया इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू बी एम का एक्स। क्लियर है यहाँ पे, ये समझ में आ गई। एक्स की वैल्यू मैंने आपको बता दी कितनी होगी, 1.6 से लेके 2.5 के बीच में आप यूज करोगे, पेपर में दे रखी होगी। न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो याद रखना इन्हीं के बीच में आनी चाहिए। जो मैंने तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेक्निक भी बताई हुई है उसमें मैंने लास्ट में आपको वेरीफाई बताया। तो जब भी आप वेरीफाई करोगे तो वेरीफाई करने में यही चीज चेक करनी है कि 1.6 से 2.5 के बीच में आनी चाहिए। अच्छा, अगर कई बार क्वेश्चन गेट में मैंने ये भी बता दिया है, गेट में अगर क्वेश्चन आता है या किसी अच्छे एग्जाम में और एक्स की वैल्यू देना भूल गया है और आपको जरूरत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो एक्स की वैल्यू को 2 ले लोगे, लेकिन तभी जब जरूरत होगी। हो सकता है कैंसिल आउट हो रही हो कहीं ना कहीं, तो जनरली ऐसा होता नहीं, दे रखी होती, लेकिन कभी अगर मिस हो जाए तो एक्स की वैल्यू 2 लेके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक, ओके। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बड़ा ही डिटेल लेक्चर था। इसके अंदर हमने बीएच कर्व को बहुत ध्यान से समझा। देन हमने सीखा कि आइडियल बीएच कर्व कैसा होता है और उसके अंदर क्यों लॉसेस नहीं होते, लेकिन जब उसके बाद हमने देखा हमारे कर्व में क्यों लॉस हो रहे हैं प्रैक्टिकली, तो ये पता चला कि भाई जो रिटेंटिविटी है उसके कारण लॉसेज हो रहे हैं। और वो क्योंकि वो जब आप डायपोल को जीरो करने में जो एनर्जी लगा रहे हो उसका कोई आउटपुट नहीं है, डायपोल को आप रैंडम अरेंज कर रहे हो, सोचो। ठीक है, तो रैंडम करने के लिए भी तुम्हें एनर्जी लगानी पड़ रही, तो वो इसीलिए वो लॉसेज में काउंट होती है। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम से भी बताया। यहाँ पे मतलब मटेरियल के अंदर हमने स्कोप लगा के देखा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिला। ये सब आपको सीखने को मिला होगा। देन हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखा कि अगर 2 बीएच कर्व है तो कौन सा ट्रांसफार्मर अच्छा है, कौन सा बुरा है, ये सीखा। और हिस्टेरिसिस लॉस किस में ज्यादा होगा। फिर हमने पॉसिबल सॉल्यूशन बताया, सीआरजीओ क्यों लिया ये भी मैं बता चुका हूँ, लेक्चर आप देख सकते हैं इसके ऊपर। देन मैंने मैथमेटिकली डिस्कस करा, स्टीनमेट्ज कांस्टेंट के बारे में सीखा। और आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, काफ़ी हेल्पफुल होना चाहिए आपके लिए। मैंने अपना बेस्ट दिया है आपको पढ़ाने में, जैसा हर बार देता हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो या किसी तरीके कोई नई चीज़ आपको सीखने को मिलती है तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कोई लेक्चर हेल्पफुल हो तो मुझे ज़रूर बताएं। मुझे अच्छा लगता है देख के कि मेरे जो मैं कोशिशें कर रहा हूँ वो आप तक पहुँच रही हैं और आपको वो चीज़ समझ में आ रही है। अगर आपको कोई डाउट है या आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें तो आप वो भी बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने के लिए भी लेक्चर बनाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।